Company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, annexation का मतलब है कब्जा करना। इंडिया पे जो कब्जा करना स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो 1757 से लेकर 1857 तक चला था। बहुत बड़े इंडिया के इलाके पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। कंपनी को कंपनी जो थी उनको कम ही डायरेक्ट अटैक करना पड़ता था। जो कंपनी के लोग होते थे उनको वो खुद से डायरेक्टली कम ही अटैक किया करते थे। ज़्यादातर अटैक वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड का यूज़ करके ही अटैक कर लिया करते थे। और जो राज्य कमज़ोर होता था उस पर इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे कि वो दब जाए। और यही नहीं कि और ये भी था कि उनसे कहते थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम लोग अपने आदमी वगैरह रखना बंद कर दो। ये सारे डिप्लोमेटिकली तरीके अपनाते थे वो कब्जा करने के लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कंपनी थी उन्होंने इंडियन स्टेट में अपने रेसिडेंट अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए। दे वर पॉलिटिकली और कॉमर्शियली एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व। वो पॉलिटिकली और कॉमर्शियल एजेंट थे, उनका जॉब था उनके लिए काम करना। मतलब जो भी काम वहाँ पे वो इसलिए बैठते थे कि जो भी काम वहाँ पे हो रहा है, जो भी राजा वगैरह जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो एक एक खबर जाके वहाँ तक कंपनी तक पहुँचाते थे। एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब वो अपने कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, मतलब कंपनी के फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। और ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, अपना एक रेसिडेंट वहाँ पे बिठा दिया करते थे ताकि उनको सारी नॉलेज मिलती रहे कि राजा लोग क्या क्या कर रहे हैं, और वो जितनी भी डिटेल हो अपने हेड्स तक पहुँचाते रहें। तो ऐसे अंग्रेज़ अपने आदमियों को बिठा दिया करते थे ताकि उन्हें सारी नॉलेज मिले। यहाँ जो कंपनी है यहाँ पे एक कंपनी की बात करी गई है, देख रहे होंगे आप। इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे जो कंपनी की बात की जा रही है वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। पहले क्या होता था, अटैक हुआ करते थे, तो उस तरीके से हमारा देश नहीं हड़पा गया था। जैसे कि राजा महाराजा लोग अटैक करते, तो उस तरीके से हमारा देश नहीं हड़पा गया था। उन लोगों ने क्या किया था, अपनी कंपनी भेजी थी व्यापार करने के लिए, और उन लोगों ने ट्रेड करने के चक्कर में देश पे कब्जा जमा लिया था। और क्या होता था, वो जो उन्होंने रेजिडेंट्स बिठाए थे, उस रेजिडेंट्स के थ्रू क्या करते थे, वो जितने भी कंपनी के इंटरनल जो भी फैसले होते थे उसमें भी इंटरफेयर करने लग गए थे ब्रिटेन के लोग। और वो ये भी फैसले लेने लगे थे राजा कौन बनेगा, और वो बात पे बोलते थे कि हमारी चलेगी, और किसको कहाँ बिठाया जाएगा, किसको नहीं बिठाना है, ये सारी चीज़ में भी वो इंटरफेयर करने लगे थे। और किसको अलग अलग बिठाया जाएगा ये भी अंग्रेज़ डिसाइड करने ही लग गए थे। Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. स्टूडेंट्स सब्सिडरी अलायंस के बारे में जानेंगे। जो अलायंस वर्ड है उससे हम क्या समझते हैं, उस टर्म से इंडियन रूलर्स जो थे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। जो इंडियन रूलर्स थे, मतलब जो इंडिया के राजा थे, उन लोगों को अपने लिए जो मतलब सैनिक वगैरह हैं वो उनको रखने का रूल नहीं था। मतलब अपने लिए खुद के लिए आर्मी रखने का रूल नहीं था। मतलब जो एक राजा है वो राजा को अपनी अलाइन रखने का कोई भी रूल नहीं है, और कंपनी जो है वही राजा को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब जो अंग्रेज है वही राजा को प्रोटेक्ट करेंगे। राजा जो है वो अपनी आर्मी नहीं रखेगा, कंपनी राजा के लिए आर्मी रखेगी, और उस जो कंपनी जो राजा के लिए आर्मी रखेगी उसके पैसे भी कौन देगा, वो भी राजा देगा। मतलब इसमें क्या हो रहा था, राजा को ही लॉस हो रहा था। मतलब एक तो राजा अपने लिए आर्मी नहीं रख पा रहा, जो कंपनी है वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रही है, और राजा के लिए वो आर्मी रख रही है।
राजा के लिए ही वो अलाइन रख रही है, बट उसके पैसे भी राजा को ही देने पड़ रहे हैं और उस आर्मी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। यही अंग्रेज चाहते थे कि राजा को कमज़ोर कर दिया जाए। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर इंडियन रूलर्स जो थे, मतलब इंडिया के राजा जो थे, वो अपनी पेमेंट नहीं दे पाते थे तो क्या किया जाता था, उनसे उनकी टेरिटरी का हिस्सा छीन लिया जाता था, उनको अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी। अब हम एग्जांपल में समझेंगे इस चीज़। यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. जब रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक वो गवर्नर था। रिचर्ड वेलेस्ली ने नवाब ऑफ अवाध का लगभग आधा राज्य इसने हड़प लिया था, क्योंकि जो अवाध का नवाब था वो पैसा नहीं दे पाया था, तो नवाब ऑफ अवाध को अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा देना पड़ा था रिचर्ड वेलेस्ली को 1801 में। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उन सब्सिडरी फोर्सेस जो थे उसको पे करने में नाकाम हो गया था, पे नहीं कर पाया था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ओके स्टूडेंट्स आपके लिए एक वर्क है, ये जो मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, कंपनी रूल एक्सपेंड्स, इसमें से एटलीस्ट आप इन दोनों पैराग्राफ में से एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं खुद, और 5 आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको खुद लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस क्रिएट करिए और उसके आंसर्स लिखिए, एंड देन आपका वो होमवर्क है, एंड देन आप सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।